हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल वर्मा और आपका मेरे राहुल्स लॉ टाइम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरी कोशिश है कि अलग अलग लीगल सब्जेक्ट्स पे मैं आपके सामने आऊँ, जो भी लोग जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ वीडियो में बनाऊँ ताकि उन्हें कुछ काम आ सके। तो उसी दिशा में मैं आज नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप जुडिशियल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं, ये एक टॉपिक अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का एविडेंस एक्ट बहुत मजबूत है उसको कोई बीट नहीं कर सकता प्रैक्टिस में, या अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं तो अभी बिफोर डिस्कसिंग एविडेंस एक्ट आई वांट टू डिस्कस कि एक टर्म आपने सुनी होगी और खासकर एग्जाम में भी कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात मैं रखना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। जनरली हम जानते हैं कि सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन, इनको जनरली प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। और बाकी जितने भी लॉ हैं, जो जितने भी बेयर एक्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जितने भी इनेक्टमेंट हैं, वो सब्सटेंटिव लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। सो व्हाट इज अ प्रोसीजरल लॉ। कई बार मेंस में सवाल आता है कि जो प्रोसीजरल लॉ है क्या ये प्योरली प्रोसीजरल लॉ है या प्योरली एडजेक्टिव लॉ है। तो इसमें कहा जाता है कि जो खासकर पहली बात तो ये कि हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रोसीजरल लॉ में मेनली कौन कौन से एक्ट आते हैं। तो उसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन, इनको जनरली हम कहते हैं कि ये प्रोसीजरल लॉ है। फिर सवाल ये आता है कि क्या ये प्योरली प्रोसीजरल लॉ है या प्योरली एडजेक्टिव लॉ है। तो इसका आंसर रहता है कि नो, दीज आर नॉट प्योरली प्रोसीजरल लॉ, दो मेनली दे आर प्रोसीजरल लॉ, बट ये जो है कहीं ना कहीं कुछ इनके अंदर प्रोविजंस हैं जो सब्सटेंटिव लॉ भी होते हैं। आप सबसे पहले समझ लेते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जहां पर किसी भी पार्टी के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है तो जब उनके राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज को डिटरमाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए सब्सटेंटिव लॉ। जहां पर सपोज मेरे कोई राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं तो उसको लेकर के रेमेडी है, वो रेमेडी क्या होंगी वो एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर दी गई है, तो वो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मुझे असॉल्ट किया, किसी ने मुझे मेरा मर्डर किया, या किसी ने मुझे अटेम्प्ट किया मारने के लिए, तो उसका एक प्रोविजन है। सपोज देयर इज वन एक्ट हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट मी, दैट इज कम अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी, अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो उसके लिए 307 में प्रोविजन है कि पनिशमेंट इतना होगा। तो ये क्या है, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी। तो जहां पर राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन किया जाता है जिस लॉ के अंदर, उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। प्रोसीजर क्या है कि ये जो सब्सटेंटिव लॉ है वो अपनी आखिरी सीमा तक पहुंचे, या जो भी उसका उद्देश्य है सब्सटेंटिव लॉ का, जो भी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ समवन हैज कमिटेड 307 आईपीसी ऑफेंस, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सीआरपीसी में प्रोविजन दिए गए हैं कि देयर मस्ट बी एन ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर होगा, एफआईआर हुआ है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होगा। ये जो है सारा पुलिस का काम है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी तो फाइल कहां पे करेगा, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल करेगा। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाद वहां पर वो जो है कहते हैं जब चार्जशीट फाइल होती है तो वो चार्ज फ्रेम होंगे, फिर ट्रायल चलेगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी, डिफेंस एविडेंस होगी, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। तो ये कैसे होगा, किस कोर्ट में चलेगा, ये तमाम जो प्रोविजन हैं ये दिए गए हैं आपके सीआरपीसी के तहत। अब सवाल ये आता है कि ये जो सीआरपीसी है क्या ये प्योरली प्रोसीजरल है।
तो जो मेजर पार्ट हैं उसके सीआरपीसी के अंदर वो प्रोसीजरल हैं, लेकिन सेक्शन 105 से लेकर के आई थिंक सेक्शन 1055 या 50 के आसपास तक जो है वो सब्सटैंटिव पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 125 सीआरपीसी है विच इज टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस है, अब मेंटेनेंस जो है उसको लेने के लिए जो वाइफ है शी इज एंटाइटल्ड। 125 में पेरेंट्स ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो या वाइफ हो। तो जब ये तीनों लोग अपने मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो बेसिकली देयर इट इज अ राइट। तो ये जो राइट है वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में दिया गया है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सीआरपीसी है प्योरली जो है वो एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ नहीं है, बिकॉज देयर सर्टेन पार्ट, जैसे मैंने 105 से लेकर के 150 के आसपास जो सीआरपीसी है वो सारा का सारा जो है उसका सब्सटैंटिव पार्ट है। उसी तरीके से कहते हैं कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है क्या ये प्योरली प्रोसीजरल है? तो हम ये कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये प्योरली प्रोसीजरल नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर सर्टेन पार्ट इन एविडेंस एक्ट जो कि सब्सटैंटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लॉ ऑफ एस्टोपल। जो लॉ ऑफ एस्टोपल है वो जो है राइट्स की बात करता है। इफ आई मेड एनी स्टेटमेंट, बेसिकली जो लॉ ऑफ एस्टोपल है वो आपके सिविल राइट्स को डिटरमाइन करता है, वहां पर ये क्रिमिनल के अंदर नहीं अप्लाई करता है। तो जो राइट ऑफ एस्टोपल है, जो लॉ ऑफ एस्टोपल है वो सब्सटैंटिव राइट है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो है एविडेंस एक्ट है ये प्योरली प्रोसीजरल नहीं है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि सीपीसी के अंदर भी बहुत सारा दो सारे उसके अंदर ऑर्डर्स भी हैं, सेक्शंस भी हैं। तो जो ऑर्डर्स हैं मोस्टली आपको वो दिखेगा कि सारा प्रोसीजर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शंस के अंदर प्रोविजन है जो आपके राइट्स को बात करते हैं। खासकर एग्जीक्यूशन का अगर पार्ट देखते हैं तो वो सब्सटैंटिव पार्ट है। उसी तरीके से लॉ ऑफ लिमिटेशन है। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी जो प्योरली है वो प्रोसीजरल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 27 अगर आप देखेंगे एविडेंस एक्ट का तो वो जो है सब्सटैंटिव पार्ट है, क्योंकि वो कहता है कि जो राइट है आपका वो एक्सटिंग्यूश हो जाएगा। इफ फॉर एग्जाम्पल कि जो हम बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट इज, दिमाग से उतर गया वो वर्ड, एडवर्स पोजीशन। तो जो एडवर्स पोजीशन है, अगर मान लो 12 साल तक आपने अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं किया और आपकी नॉलेज में था उस सामने वाले के अगेंस्ट में जो एडवर्स था, आपने वो क्लेम नहीं किया तो अपना राइट खो देते हैं वो। तो उसी तरीके सेक्शन 27 जो लिमिटेशन एक्ट का है वो आपका सब्सटैंटिव पार्ट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो चार जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन चार एक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्योरली प्रोसीजर नहीं है। इसके अंदर कुछ कुछ जो पार्ट है वो सब्सटैंटिव है। नाउ अब जो है जनरली हम कहते हैं कि अभी जो हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो एविडेंस एक्ट का शुरू करेंगे। तो जो एविडेंस एक्ट में है उसमें कहता है कि जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है, जो ट्रायल होता है, उसका क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट है टू एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, राइट और लायबिलिटी। चाहे सिविल का मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल का मैटर हो, फाइनली पार्टीज के राइट डिसाइड किए जाते हैं। और जब पार्टी के राइट डिसाइड करते हैं तो सिर्फ वो ऑरली जो स्टेटमेंट होती है वो काफी नहीं होती है कई जगह पर, लेकिन तो उसके लिए कहते हैं कि कुछ फैक्ट्स होते हैं दैट शुड बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। तो जो एविडेंस एक्ट है वो पूरा एक उसके अंदर ऐसा प्रोसीजर दिया गया है जो बताएगा आपको कि कौन से पर्टिकुलर फैक्ट किस तरीके से प्रूव किए जाएंगे। तो इट इज ए मोड ऑफ प्रूफ कि एविडेंस एक्ट में किस तरीके से पर्टिकुलर फैक्ट है वो कैसे प्रूव होगा। तो बहुत सारी चीजें डिटेल में उसमें हम धीरे धीरे बात करेंगे। सो नाउ अब कहते हैं कि क्या जो एविडेंस एक्ट है क्या वो सिविल और क्रिमिनल के अंदर दोनों में लागू होता है? तो कहते हैं यस। जो एविडेंस एक्ट है वो सिविल की प्रोसीडिंग्स हो चाहे वो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग्स वहां पर लागू होता है। बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द एविडेंस एक्ट जो स्पेसिफिकली सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर लागू होते हैं, और देयर आर सर्टेन प्रोविजन जो स्पेसिफिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 115 टू 117 जो कि डील करता है एस्टोपल को लेकर के। तो ये जो एस्टोपल को लेकर के सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से सेक्शन 24 टू 30 जो कि रिलेट करता है कन्फेशन से। कन्फेशन जो है वो
आपका सिविल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर होता है। कन्फेशन ये हम बात करेंगे एविडेंस की डिटेल के अंदर, व्हाट इज कन्फेशन एंड ऑल अबाउट। सो एडमिशन जो है वो उसमें सिविल में है, ठीक है। कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर होता है, ये सिविल के अंदर नहीं होता है। सो यू कैन से दैट कि एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल इन बोथ द प्रोसीडिंग, but there are certain section in the evidence act those are specifically applicable to this only to the civil proceedings, and there are certain provisions, for example section 24 to 30 of evidence act, those are applicable specifically to the criminal proceedings. Now क्योंकि आप ये देखते हैं कि दोनों के जो प्रिंसिपल्स होते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के, दोनों को अलग अलग होते हैं। हम ये जानते हैं और सुनते भी हैं और देखा भी होगा आपने, या जितनी भी अगर आपने कभी कोर्ट के अंदर जजमेंट देखी हो कि एक क्रिमिनल केस के अंदर किस तरीके से डिसाइड होता है केस। तो फाइनली जब फाइनल जजमेंट आप देखेंगे, जो उसका ऑपरेटिंग पार्ट होता है, तो वहाँ पे जो भी मजिस्ट्रेट या सेशन जज होते हैं तो उसमें लिखते हैं अगर कोई एक्यूज है वो अगर कन्विक्ट हुआ है तो लिखते हैं कि द प्रोसिक्यूशन हैज proved its case beyond reasonable doubt, meaning thereby in every criminal case the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt. वहां पर जो पहली ड्यूटी है वो प्रोसिक्यूशन की है अपना केस प्रूव करने की, उसमें एक्यूज का कोई लेना देना नहीं है। हम ये पढ़ेंगे जब बात करेंगे कि प्रिजम्पशन की, जब हम बात करेंगे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, देयर आर सर्टेन प्रोविजन इन द आईपीसी जहां पे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज के ऊपर है। द सुप्रीम कोर्ट कैटेगरीली स्टेटेड इन नंबर ऑफ केसेस कि चाहे शैल की प्रिजम्पशन है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है, इवन देन इज अ ड्यूटी, इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसके बाद जो है वो अपना 313 सीआरपीसी या 315 सीआरपीसी के अंदर जो भी उनको कहना है वो कहते रहेंगे। तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, प्रोसिक्यूशन को केस अपना सक्सीड करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो है the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt। उसी तरीके से सिविल के अंदर होता है। सिविल के अंदर जो है उसे कहते हैं preponderance of probability। Wait, suppose there is a plaintiff, there is a defendant, both the party had to lead their evidence, because मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई इश्यूज फ्रेम कर दिए कि whether plaintiff is the owner of this particular property or not, और OPP कर दिया, honest to prove on the plaintiff। अगर वो चीज plaintiff प्रूव नहीं कर सका तो it will go against him। उसी तरीके से देखते हैं कि कोई भी जो इशू है, अगर वो 50-60 का रेशो है या 49-51 का रेशो है, तो अगर 51 का रेशो है तो उसकी फेवर में चला जाएगा, चाहे 49 का है तो वो लूज कर जाएगा। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये सफिशिएंट है सिविल केसेस के अंदर, लेकिन ऐसा क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर नहीं है। वहां पे जो पहली ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन की है, एंड इट हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिकॉज ये जो डाउट क्रिएट करने की जो काम है वो डिफेंस का होता है कि डिफेंस कितना स्मार्ट तरीके से अपने डिफेंस को पुट कर रहा है या जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उसको ब्रेक कर रहा है। तो जितनी बार ब्रेक करता है उतना जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज की फेवर में जाता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन नंबर ऑफ केसेस कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है अगर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में है तो वो एक्यूज की फेवर में जाएगा। सो इन दिस वे so you have to keep these two things in your mind. In criminal proceeding, the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt, and in civil cases, the preponderance of probability is sufficient to prove its case. And what the judge has to do in these cases, because we all are human being. चाहे आप जज हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप क्लाइंट हैं या लिटिगेंट हैं, या आप कोई विटनेस हैं, आप सब ह्यूमन बीइंग हैं। बट यहां पर जो कहा गया कि जो जुडिशियल ऑफिसर है, व्हाट ही विल यूज हिज कॉमन सेंस, कहते हैं ना वर्ड टू कॉमन सेंस लगाते हुए जो भी एविडेंस है उसके बेसिस पर जो कोर्ट है वो अपने जो जजमेंट्स हैं वो देती है।
और जो भी उनकी कॉमन सेंस है, जो भी उनका जो एक्सपीरियंस है बीइंग ए ह्यूमन नेचर, उसके बेसिस पर वो केसेस को डिसाइड करते हैं। और because whatever the law laid down by the apex court, what law is written in the statute books, and what is an experience being a judicial officer, what is common sense, and what the evidence before him. So all these things will be considered by the court while deciding one particular matter. So these are the basic introduction I am giving about this Evidence Act. But now, as far as law of evidence in India is concerned, which says there are three basic principles of Indian Evidence Act. Being a law student, being a lawyer, being a judge, whenever you are part of Indian justice delivery system, you have to keep three basic principles of Evidence Act in your mind. What are that? Number one, evidence must be confined to the matter in issue. जो भी आप evidence देंगे कोर्ट के अंदर, being a plaintiff, being a defendant, being a prosecution case, being a defense, all the evidence must be confined to the matter in issue. Number one. And second, hearsay evidence must not be admitted. Meaning thereby, the hearsay evidence is a no evidence. Third, the best evidence must be given in all the cases. So whatever the best evidence you have, that you must have given. Suppose if you have a documentary evidence, then it cannot supersede the by your oral evidence. कि आपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो अपने घर के अंदर रखा हुआ है, लेकिन जाके ओरल एविडेंस देके जा रहे हैं, तो ओरल एविडेंस कभी भी जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सुपरसीड नहीं करता है. वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी विल डील द पर्टिकुलर सेक्शन ऑन दिस इशू. लेकिन ये कहते हैं कि जो तीन प्रिंसिपल हैं, व्हाट इज दे? एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू, हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस. बट कहते हैं कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन द लाइफ. देयरफॉर ये जो तीन प्रिंसिपल हैं ये भी एब्सोल्यूट नहीं है. इट हैज सर्टेन एक्सेप्शन. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इश्यू, लेकिन एविडेंस एक्ट के जो लास्ट में जो सेक्शन 145 टू 156 के बीच में है, उसमें हम क्या करते हैं? वी कैन पुट द इररेलेवेंट क्वेश्चन एज वेल, वी कैन पुट इररेलेवेंट एविडेंस एज वेल, जस्ट टू डिस्क्रेडिट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस. उसी तरीके से कहते हैं कि हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, बट सेक्शन 6 जो रूल ऑफ रेस गेस्चे, it is and section 32 of Dying Declaration Act, Dying Declaration of Evidence Act, ये क्या है? ये भी तो hearsay evidence है, but it is a part of the Evidence Act. So hearsay evidence is no evidence, but it has certain exception like rule of res gestae and Dying Declaration. उसी तरीके से the best evidence must be given in all the cases. These are fundamental. Yes, best evidence आना चाहिए, लेकिन अगर कुछ irrelevant भी आ गया है, ठीक है, सपोज यू हैव टू डिस्क्रेडिट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, तो उसके आप दूसरे जो क्रिमिनल केसेस हैं जहां पे उसको कन्विक्शन मिली हो, उसको भी आप प्लेस कर सकते हैं जस्ट टू ब्रिंग द नोटिस बिफोर द कोर्ट. बट इट इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया टू डिस्क्रेडिट द एविडेंस गिवन बाय सच काइंड ऑफ विटनेस और एविडेंस बाय पर्सन. सो whenever we will discuss this entire Evidence Act, these three principles you have to remember whole of your life if you want to be part of this justice delivery system. What is that? That is, the evidence must be confined to the matter in issue, hearsay evidence is no evidence, and the best evidence must be given in all the cases. So with this note, I would like to conclude my lecture today herein, and I will meet maybe tomorrow with the next video on Evidence Act, because जो section का part है वो अभी हम इसको कराएंगे. So maybe we will deal with the definition part of Evidence Act in our next class.
So with this note, thank you so much. And with this request, I have one request. So kindly subscribe my YouTube channel Rahul Slot Time, और उसका जो बेल आइकॉन होता है उसको भी जो है आप वो कर लीजिए, ताकि जो है आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो को मिलते रहें. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू सो मच. और अपने जो व्यूज़ हैं, आपने जो भी सजेशन हैं, यू कैन पुट इन द मैसेज बॉक्स ऑफ माई दिस यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. टेक केयर.